कहते हैं जब धरती पर सत्य और सम्मान खतरे में हो तब कोई कोई आत्मा जन्म लेती है जो राज सिंहासन के लिए नहीं, अपने वचन के लिए जीती है। वह राजा जिसने महलों की जगह जंगल चुना और जीत की जगह सम्मान को अपनी नियति बनाया। आज सोने से पहले सुनिए उस राजा की कहानी जिसने इतिहास नहीं, अमरता लिखी थी। महाराणा प्रताप, वो नाम जो नींद में भी साहस जगा देता है। समय 1540 ईस्वी। कुंभलगढ़ का किला। अरावली की ऊंची पहाड़ियों में सूरज की पहली किरण पड़ती है। महल में शंख बजता है। राजकुमार का जन्म हुआ है। रानी जयवंता बाई गोद में बालक को उठाती है और पिता महाराणा उदय सिंह मुस्कुराते हैं। ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं, यह बालक मेवाड़ का सूर्य बनेगा जो झुकेगा नहीं, चाहे सम्राट भी सामने हो। बालक का नाम रखा गया प्रताप। प्रताप का बचपन साधारण नहीं था। जहां और राजकुमार रेशमी वस्त्रों में खेलते, वहां प्रताप मिट्टी में तलवार चलाना सीखते। उनके गुरु आचार्य राघवेंद्र सिखाते, राजकुमार राजा वही जो प्रजा के लिए लड़े। और माँ जयवंता बाई हर रात कहती, बेटा मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं, यह हमारी आत्मा है। प्रताप के घोड़े चेतक से पहली मुलाकात एक नीले रंग का अद्भुत अश्व जो किसी को पास नहीं आने देता था। प्रताप उसके पास गए। चेतक ने हिनहिनाकर सिर झुका दिया। उस दिन से दोनों, राजा और चेतक, एक आत्मा बन गए। समय 1567 ईस्वी। दिल्ली का सम्राट अकबर अपनी शक्ति बढ़ा चुका है। अब उसकी नजर है चित्तौड़गढ़ पर। महाराणा उदय सिंह जानते थे अकबर की सेना बहुत विशाल है। उन्होंने प्रताप से कहा, मेरे बेटे किले को छोड़ो, क्योंकि मेवाड़ की मिट्टी बचाना सबसे बड़ा धर्म है। चित्तौड़ की दीवारें तोपों से टूट गई। हजारों राजपूत वीर मारे गए। माताएं जौहर की अग्नि में कूद गई। प्रताप उस अग्नि को देख रहे थे और उनकी आंखों में केवल एक प्रतिज्ञा थी, एक दिन मैं लौटूंगा। समय 1572 ईस्वी। महाराणा उदय सिंह का देहांत हो चुका है। दरबार में हलचल है। कौन होगा उत्तराधिकारी? जगमल उदय सिंह का छोटा पुत्र
राजगद्दी चाहता है, मगर सरदार कहते हैं राजा वह नहीं जो पुत्र हो, राजा वह जो मेवाड़ का पुत्र बने। गोकुंदा में राज तिलक हुआ, प्रताप सिंह बन गए महाराणा प्रताप। जगमल अपमानित होकर दरबार छोड़ गया और बाद में अकबर की शरण में पहुंच गया। यही विश्वासघात आगे चलकर प्रताप के संघर्ष को और गहरा बना देगा। समय 1556 ईस्वी। कहते हैं जब प्रताप किशोर अवस्था में थे, एक बार वे अपने पिता उदय सिंह के साथ बिचौलिया नामक राज्य में गए। वहां की राजकुमारी अजबदे पंवार, वह एक सामान्य राजकुमारी नहीं थी। उनकी आंखों में कोमलता थी, पर शब्दों में दृढ़ता। वह धनुष चलाती थी, घोड़े पर सवार होती थी और धर्म, नीति, न्याय सबका ज्ञान रखती थी। प्रताप ने पहली बार जब उन्हें देखा, वे मंदिर के प्रांगण में दीप जला रही थी। प्रताप ठिठक गए। मंदिर की लौ उनके चेहरे पर ऐसी पड़ रही थी जैसे शक्ति और शांति का संगम हो। प्रताप ने मन ही मन कहा, यदि किसी ने मेरे जीवन को दिशा दी तो वह यह स्त्री होगी। समय 1557 ईस्वी। मेवाड़ और बिचौलिया के संबंध और मजबूत हुए। दोनों राज परिवारों की सहमति से प्रताप और अजबदे का विवाह तय हुआ। विवाह केवल उत्सव नहीं था, वह दो आत्माओं का संगम था जो एक ही उद्देश्य के लिए बने थे, मेवाड़ की स्वतंत्रता। विवाह मंडप में प्रताप के माथे पर तिलक लगाया गया। अजबदे ने उनके गले में वरमाला डाली, पर वह बोली, स्वामी, यह वरमाला नहीं, यह एक वचन है कि जब भी आप युद्ध में जाएंगे, तब मैं आपके पीछे नहीं, आपके साथ खड़ी रहूंगी। प्रताप ने उसका हाथ थामा। अजब, जब तक तेरी आंखों में विश्वास रहेगा, कोई सम्राट मुझे झुका नहीं सकेगा। विवाह के बाद जब प्रताप युद्ध अभ्यास के लिए जाते, अजबदे स्वयं उन्हें कवच पहनाने आती। वह तिलक लगाकर कहती, इस तिलक में मेरा आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद किसी ढाल से कम नहीं। उनसे हुआ पुत्र अमर सिंह। बालक अमर सिंह अपने पिता की प्रतिज्ञा सुनकर बड़ा हुआ। 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध। अरावली की गोद में बसी वह घाटी आज रक्त से रंगने को तैयार थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और उसके प्रकाश में चमक रही थी दो सेनाएं।
एक और मेवाड़ के 20,000 वीर राजपूत, दूसरी ओर अकबर के 80,000 मुगल सैनिक, जिनका नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह। सुबह की हवा में हल्की धूल थी, पक्षियों की चहचहाहट थम चुकी थी और रणभूमि पर सन्नाटा था। वह सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सामने आए। उनकी आंखों में अग्नि थी और हाथ में तलवार। सारी सेना मौन खड़ी थी। प्रताप ने तलवार आकाश की ओर उठाई। भाइयों, आज हम संख्या से नहीं, साहस से जीतेंगे। हमारी तलवारें छोटी होंगी, पर हमारे हृदय सबसे विशाल। एक क्षण का मौन, फिर रणभेरी बजी। धरती गूंज उठी और आरंभ हुआ भारत का सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली युद्ध। घोड़ों की टापों ने धूल को सूर्य तक पहुंचा दिया। राजपूतों के जयकारों से घाटी गूंज उठी। जय मेवाड़, जय एकलिंग, जय मेवाड़, जय एकलिंग। तलवारें टकराई, भाले भिड़े और रणभूमि में लोहा लहू बन गया। प्रताप चेतक पर चढ़े हुए हवा की गति से दौड़ रहे थे। उनके सामने मानसिंह का विशाल हाथी, जिसके मस्तक पर सोने का कवच जड़ा था। प्रताप ने भाले को कसकर थामा और चेतक ने छलांग लगाई, इतनी ऊंची कि घोड़ा मानसिंह के हाथी के सिर तक जा पहुंचा। प्रताप की तलवार चली और मानसिंह के सिर के पास से निकल गई। हाथी चिंगाड़ा, सैनिक चीखे, पर प्रताप पीछे नहीं हटे। अब युद्ध अपने चरम पर था। जहां जहां प्रताप की तलवार चलती, वहां मुगल पंक्तियां टूट जाती। राजपूत योद्धा हाकिम खान सूर, भामाशाह, झालामान सब अपने अपने मोर्चे पर डटे थे। घाटी में धूल और रक्त का धुआं था। कोई दिशा नहीं, बस एक ही आवाज, मेवाड़ अमर रहे, मेवाड़ अमर रहे। पर संख्या बहुत थी। मुगल सेना ने चारों ओर से घेर लिया। प्रताप के अनेक साथी शहीद हो चुके थे। प्रताप के पैरों में अब रक्त था, पर चेतक अब भी दौड़ रहा था। एक तीर चेतक की जांघ में लगा, दूसरा उसके सिर पर चेतक रुका नहीं। वह प्रताप को रणभूमि से निकालकर घाटी के पार ले जा रहा था। पीछे से
दुश्मनों के तीर वर्षा की तरह बरस रहे थे। चेतक छलांग पर छलांग लगाता रहा और अंत में जब उसने आखिरी नदी पार की तो उसके घुटने मुड़ गए। प्रताप नीचे उतरे, घोड़े का सिर अपनी गोद में लिया। चेतक, तूने मित्रता की मर्यादा निभा दी। प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले। घोड़ा अब शांत था, जैसे उसने अपनी आत्मा मेवाड़ की मिट्टी को समर्पित कर दी हो। शाम हो चुकी थी। आकाश लाल था, जैसे स्वयं सूर्य भी उस रक्त से लज्जित हो उठा हो। हल्दी घाटी लहूलुहान थी, पर मेवाड़ का स्वाभिमान जीवित था। मुगलों ने सोचा प्रताप हार गए, पर इतिहास ने कहा जिस राजा ने झुकना नहीं सीखा उसे हराया नहीं जा सकता। राजपूतों के शरीर गिरे थे, पर उनकी आत्माएं आकाश में गूंज रही थी। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की तलवार तो चमकती रही, पर उनके पास न राज्य रहा, न महल, न सेना का वैभव। अब प्रताप का राज्य था जंगल, उनका दरबार था पेड़ों की छांव और उनका किला पत्थरों और पत्तों से बना आश्रय। सुबह होती, पत्तों पर ओश की बूंदें झिलमिलाती। प्रताप नदी से जल भरते, रानी अजबते लकड़ियां चुनती और पुत्र अमर सिंह पिता की ओर देखता, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि राजा कौन होता है। कभी दरबार जंगल में लगता, जहां सलाहकार और सैनिक पत्तों पर बैठते और प्रताप पत्थर पर। कभी रातें ऐसी होती कि बारिश की बूंदें झोपड़ी की छत से टपकती और अजबते अपने बच्चे को अपनी गोद में ढक लेती। एक दिन रानी ने देखा कि अमर सिंह भूख से रो रहा है। आटा नहीं था, भोजन का एक दाना भी नहीं था। रानी ने चारों ओर देखा और कुछ जंगली घासें तोड़ी, उन्हें पीसकर आग पर सेका और रोटियां बना दी। वह रोटियां कठोर थी, कड़वी भी। रानी ने उन्हें बेटे के आगे रख दिया। बालक अमर सिंह ने एक टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला और तुरंत रो पड़ा। माँ, ये रोटी नहीं खाई जाती। रानी मौन रही। प्रताप यह दृश्य देख रहे थे। उनकी तलवार दूर रखी थी, पर उस समय उनके हृदय पर सबसे गहरा वार हुआ। उन्होंने अपने हाथ से
घास की रोटी उठाई और धीरे से कहा, अगर यह वही रोटी है जिसके लिए तेरे पिता ने अपना राज्य छोड़ा, इसे खाना कठिन है, पर इसे अस्वीकार करना उससे भी कठिन। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। जिस दिन मैंने अपने राज्य की मिट्टी को झुकाया, उस दिन यह आंसू बेकार होंगे। कुछ दिन बाद जंगल की पगडंडी पर अकबर का एक दूत आया, सिल्क के वस्त्रों में, हाथ में मुहर बंद पत्र। वह प्रताप के सामने झुका और बोला, महाराज, अकबर बादशाह आपको क्षमा करना चाहते हैं। आपको केवल दिल्ली चलना होगा। वहाँ वैभव मिलेगा, महल मिलेगा, सम्मान मिलेगा। प्रताप शांत बैठे रहे। उनकी दृष्टि दूत के चेहरे से नहीं, उसके पीछे खड़े पेड़ से टिकी रही, मानो वे सोच रहे हो कि पेड़ की जड़ें क्यों मिट्टी नहीं छोड़ती। फिर धीरे धीरे बोले, जाकर अपने बादशाह से कहना, मेवाड़ बिकने के लिए नहीं बना। प्रताप झुकेगा नहीं, क्योंकि जिस मिट्टी ने उसे जन्म दिया है, उसने कभी पराधीनता नहीं देखी। दूत मौन रह गया। उसे लगा जैसे उसने किसी राजा से नहीं, किसी आदर्श से बात की हो। वह सिर झुकाकर चला गया और प्रताप वहीं बैठे रहे, अपनी तलवार पर हाथ रखे, मानो कह रहे हो, मेरी भूख, मेरा वनवास, मेरा दर्द, सब कुछ सह लूंगा, पर अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं करूंगा। रात ढली, जंगल में चांदनी उतर आई। रानी अजबते सोए हुए पुत्र को देख रही थी और प्रताप बाहर बैठे थे। तलवार पर दीपक की लौ झिलमिला रही थी। वह धीरे से बोले, हे एकलिंग जी, अगर यही परीक्षा है तो मुझे अंत तक परखो। धीरे धीरे संगीत थमता है, सिर्फ हवा में रानी अजबते की आवाज गूंजती है, स्वामी, जब तक मैं सांस लूंगी आपके साहस की लौ बुझने नहीं दूंगी। समय 1585। अरावली की ऊंचाइयों पर एक छाया हिलती है। वह है महाराणा प्रताप। चेहरे पर कठोरता, पर आंखों में वही ज्वाला जो कभी चित्तौड़ में जली थी। कई वर्षों तक उन्होंने अपनों की भूख देखी, पत्नी अजबते का त्याग देखा, बेटे अमर सिंह की आंखों में आंसू देखे, लेकिन आज वह सब एक ही प्रतिज्ञा में बदल गया। अब
हर पत्थर से प्रतिशोध की चिंगारी निकलेगी। रात के अंधेरे में बिना ढोल नगाड़ों के प्रताप के वीर घोड़े चेतक जैसे योद्धा जंगलों की पगडंडियों से निकल पड़े। कहीं सैलेमाबाद के पास मुगल चौकी पर हमला हुआ, कहीं परामेर की घाटी में अकबर के सिपाहियों पर तीरों की बौछार। अरावली की गुफाएं अब युद्ध की गुप्त योजनाओं का केंद्र बन चुकी थी। हर गांव वाला, चाहे चरवाहा हो या साधु, प्रताप की सेना का हिस्सा बन चुका था। जहां जहां मुगल डेरा डाले, वहां सिर्फ राख बचे। धीरे धीरे युद्ध की दिशा पलटने लगी। पहले गोगुंदा, फिर कुंभलगढ़ और आखिरकार उदयपुर, तीनों दुर्ग फिर से मेवाड़ की ध्वजा के नीचे आ गए। कभी जली हुई भूमि पर अब फिर मेवाड़ का परचम लहराया और गांव की औरतें दीप जलाकर बोली, हमारा राजा लौट आया, प्रताप लौट आया। राजस्थान की हवाएं फिर से गूंज उठी। ढोल की ताल पर बच्चों ने गीत गाए। घोड़ों की टापों ने धरती को जगाया। वो लौटा है जिसने झुकना नहीं सीखा, वो लौटा है जिसने हार को भी सम्मान बनाया। उस दिन अरावली के पत्थरों ने भी जैसे प्रणाम किया हो, क्योंकि महाराणा प्रताप ने फिर साबित कर दिया था कि जिस भूमि पर स्वाभिमान की तलवार चमकती है, वहां मुगल सल्तनत की छाया भी टिक नहीं सकती। दिल्ली का दरबार, समय 1585। दिल्ली का विशाल दरबार, संगमरमर के खंभों पर सुनहरी रोशनी झिलमिला रही है। दरबार के बीच में अकबर बैठा है, शाही वस्त्रों में, पर चेहरे पर गहरी सोच की रेखाएं। दरबारी एक एक कर झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन माहौल में कुछ अजीब बेचैनी है। अचानक एक सिपाही प्रवेश करता है, थका हुआ, धूल से सना। वह झुककर कहता है, जहां पनाह, बुरी खबर है। महाराणा प्रताप ने फिर से गोगुंदा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर अधिकार कर लिया है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। अकबर की आंखों में चमक आती है, पर वह गुस्से से नहीं, सम्मान से भरी है। अकबर धीरे से उठता है। वह दीवार पर टंगी मेवाड़ की पुरानी नक्शे को देखता है। एक पल के लिए वह चुप रहता है, फिर धीमे स्वर में कहता है, वो आदमी नहीं, आग है।
जो हार के बाद भी जलती रही। दरबारी एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ बोल नहीं पाते। अकबर आगे कहता है, प्रताप को मैं कभी झुका नहीं पाया और अब समझ आया, उसे हराना यानी खुद को छोटा करना। अकबर अपनी तलवार खोलता है, उसका सिर झुकाता है, मानो एक योद्धा दूसरे योद्धा को प्रणाम कर रहा हो। इतिहास गवाह रहेगा, राजाओं में अगर कोई सिंह था तो वो था महाराणा प्रताप। दरबार में उपस्थित सभी लोग मौन हो जाते हैं। कहीं दूर से नगाड़े की धीमी गूंज आती है, जैसे अरावली की घाटियों से कोई स्वर उठा हो। प्रताप लौटा है और मेवाड़ फिर से जिंदा है। बहुत समय बाद अब प्रताप वृद्ध हो चुके हैं। रानी अजबदे बीमार है। राज्य थोड़ा वापस लौटा, मगर वर्षों की तपस्या ने शरीर को थका दिया है। प्रताप अपने पुत्र अमर सिंह से कहते हैं, बेटा, राज्य तो वापस मिल जाएगा, पर सम्मान एक बार गया तो लौटता नहीं। रानी मुस्कुराकर कहती है, स्वामी, अब आप विश्राम कीजिए। आपने अपना धर्म निभाया। प्रताप कहते हैं, विश्राम राजा का नहीं होता रानी, विश्राम तब होगा जब मेवाड़ की मिट्टी फिर से आजाद हो जाएगी। समय 19 जनवरी 1597। चावंड का राजमहल शांत है। प्रताप बिस्तर पर है, आंखों में चेतक की छवि, कानों में रानी की आवाज, दिल में मेवाड़ की गूंज। हे मातृभूमि, मैं तेरा हूँ। धीरे धीरे उनकी सांसें रुक जाती है। सूरज उगता है, पर मेवाड़ का सूर्य अस्त हो चुका था। अमर सिंह पिता की चिता के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, पिता, मैं उस वचन को पूरा करूंगा जो आपने दिया था। हवा में शंखनाद गूंजता है और अरावली की पहाड़ियां फुसफुसाती है। जो सिर न झुका वही प्रताप था। फतेहपुर सीकरी का दरबार। अकबर अपने सेनापतियों के साथ बैठा था। उसी समय एक दूत अंदर आया। हाथ में पत्र था और चेहरे पर गंभीरता। जहां पनाह, महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए हवा तक रुक गई। अकबर उठे। उनका चेहरा कठोर नहीं, गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा,
राजा प्रताप मर नहीं सकते। ऐसे लोग मरकर भी जीवित रहते हैं। फिर बोले, कहते हैं वह मुझसे युद्ध हार गए, पर सच यह है मैं उन्हें कभी जीत नहीं सका। अकबर ने अपना सिर झुकाया। पहली बार एक बादशाह ने उस शत्रु के लिए मौन रखा जिसे वह जीवन भर परास्त नहीं कर सका। उन्होंने आदेश दिया, महाराणा प्रताप की आत्मा के सम्मान में आज दरबार में कोई संगीत नहीं होगा। उस दिन फतेहपुर सीकरी के इतिहास में दर्ज हो गया। प्रताप ने सिंहासन नहीं छोड़ा। उन्होंने इतिहास में अपना स्थान बनाया। उनकी मृत्यु शरीर की थी, आत्मा की नहीं। चावंड की धरती आज भी उस दिन की हवा संजोए हुए है जहां राजा चला गया, पर उसकी प्रतिज्ञा अब भी गूंज रही है। मेवाड़ सिर नहीं झुकाएगा।